हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक करंट कैरिंग लूप की वजह से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मान लीजिए सबसे पहले हमने एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को अज्यूम किया है। इस तरह से आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। एक वायर थी, वायर की हमने एक सर्कुलर शेप लूप फॉर्म कर दी है जिसमें मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, मान लीजिए बेटा इस सर्कुलर लूप की रेडियस आपके पास ए के इक्वल दे रखी है। ठीक है, इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट पी इस लूप के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे इस लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक, हम इस पूरे एलिमेंट की वजह से, इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक, तो हमने इस लूप का एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया डीएल लेंथ का। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल करंट एलिमेंट होगा आईडीएल। ठीक, तो हम सबसे पहले इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन से मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर मिल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए बेटा ये स्मॉल करंट एलिमेंट पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। कि मान लीजिए आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ठीक, अब देखो बेटा हम पाइथागोरस का यूज करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल से आर स्क्वायर ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर रूट लेने पर आर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल विथ स्क्वायर रूट। ठीक है, सो आर की वैल्यू आपके पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक, और मान लीजिए बेटा यहाँ पे फाई एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अब देखो बेटा यहाँ पे डीएल लेंथ, ठीक है, करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब डीएल लेंथ इस तरह से आपके पास कॉइल है। ठीक, डीएल की डायरेक्शन आगे की तरफ है जबकि आर की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक, इस तरह से अपने पास एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में करंट इस तरह से फ्लो कर रही है। ठीक है, अपर एंड में अगर आप फोकस करोगे तो डीएल या फिर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ये करंट की डायरेक्शन है या फिर डीएल की डायरेक्शन है, जबकि इस तरफ ये आर की डायरेक्शन है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये डीएल की डायरेक्शन है जबकि ये आर की डायरेक्शन है। दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, इस तरफ अपने पास डीएल है और जबकि इस तरफ अपने पास आर वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, सो एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डीएल ये 90 डिग्री के इक्वल है। एक बात हमें ये पता चली। दूसरी बात, अब लोअर एंड में करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, इस तरह से आपके पास सर्कुलर लूप है, अपर एंड में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है जबकि लोअर एंड में करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड करंट एलिमेंट अज्यूम करेंगे अगेन स्मॉल लेंथ डीएल के इक्वल। ठीक है, स्मॉल करंट डीएल लेंथ का हम अगेन यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से वो अगेन सेम रहने वाला है, दैट इज आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक, तो अब देखो बेटा इसके बाद ये जो आपके पास स्मॉल करंट एलिमेंट है आईडीएल, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब देखो बेटा अपर एंड में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि जिस तरफ करंट का फ्लो हो उस तरफ आपने थंब की अलाइनमेंट रखनी है और जो पाम होगा, ठीक है, पाम इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं और पाम की अलाइनमेंट मेरी इस तरफ है, यानी कि इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, राइट, अब देखो बेटा सिमिलरली इस सेकेंड एलिमेंट की वजह से हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। अब सेकेंड करंट एलिमेंट में करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है यानी कि अगेन हमने थंब को इनवर्ड डायरेक्शन में अलाइन करना है और इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेकेंड
करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, अब देखो बच्चे, मैं यहाँ पे इस एक्सिस को इस तरह से एक्सटेंड करूँगी, राइट। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये टोटल एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ये आपके पास फाई एंगल है, राइट। तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये रहेगा 90 माइनस फाई के इक्वल, राइट। जबकि ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री के इक्वल है और ये एंगल आपके पास 90 माइनस फाई के इक्वल है, यानी कि जो रिमेनिंग एंगल होगा इसकी वैल्यू फाई के इक्वल होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा एंगल होगा ये भी फाई के इक्वल होगा, राइट। अब देखो, यहाँ पे जो dB है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इसे हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जिस तरफ एंगल है उस तरफ कंपोनेंट रहेगा dB cos थीटा, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा dB sin थीटा के इक्वल। क्लियर, यहाँ पे dB है, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कंपोनेंट रहता है dB cos थीटा के इक्वल, और जिस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट रहता है dB sin, ओके, यहाँ पे एंगल फाई है तो ये फाई बनेगा। ठीक, सिमिलरली हम सेकेंड वेक्टर को भी, सेकेंड कंपोनेंट को भी कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो जिस तरफ एंगल है उस तरफ कंपोनेंट रहेगा dB cos फाई के इक्वल, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा dB sin फाई के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं और ये आपके पास एक्सियल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं इनकी वैल्यू सेम है और अपोजिट है, और हमें पता है कि अगर आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, यानी कि dB cos फाई को कैंसिल कर देगा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं और इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी कि इस सर्कुलर वायर की वजह से जो एक्सियल कंपोनेंट होगा सिर्फ वही बचेगा, बाकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस कंपोनेंट की वजह से, यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी dB sin फाई के इक्वल। ये है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अब देखो बच्चे, एक बायो सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, ठीक है, एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, ओके, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड पोजिशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, dl की डायरेक्शन इस तरफ है जबकि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, सिंस द एंगल बिटवीन dl एंड r पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल है r और dl के बीच में, देयरफॉर ये कंपोनेंट आपके पास बनेगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90, राइट, साइन 90 होता है 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आ रही है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, अगर आपके पास स्मॉल करंट एलिमेंट होता है तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बायो सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। बायो सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनती है, यहाँ पे डीएल और आर के बीच में, डीएल और आर के बीच में एंगल है 90 डिग्री के इक्वल, हमने यहाँ पे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल पुट की, साइन 90 होता है 1, आपके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमने इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी है। ठीक, अब हम इस पूरे वायर की वजह से, इस पूरे कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। ठीक है, सबसे पहले dB की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट।
तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। और डी बी हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। ठीक है, डी बी की वैल्यू हमने उस इक्वेशन में पुट कर दी और ये मिल रही है हमें स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, राइट। अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो हमें मिलेगी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, राइट। तो अब देखो बेटा, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम इंटीग्रेशन से बाहर रख देंगे। तो म्यू नॉट इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, 4 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड आर स्क्वायर, ठीक है, आर भी कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर भी कांस्टेंट आएगा। एंड यहाँ पे साइन फाई, राइट, साइन फाई ये भी कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, राइट। तो देखो बेटा, साइन फाई की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से पुट कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल से साइन फाई की वैल्यू, ये बेस लाइन है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड ये है हाइपोटेनस। तो साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। So sin phi is perpendicular is a and hypotenuse is a square plus x square। तो हमने sin phi की वैल्यू निकाल दी है और sin phi की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से इस पॉइंट P पर ये होगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर एंड sin phi is a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, राइट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है डीएल का, राइट। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ। अब देखो बच्चे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को इंटीग्रेट करना चाहते हैं आप। अगर इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास इस पूरे सर्कुलर कंडक्टर की लेंथ की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जितना इसका लेंथ है वो कितना रहेगा 2 पाई आर, क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप में है, राइट। और सर्कुलर जो रिंग है उसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल होती है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ये होगा 2 पाई आर के इक्वल, रेडियस है इसकी ए के इक्वल। सो डीएल को इंटीग्रेट करके अपने पास वैल्यू आएगी 2 पाई ए के इक्वल। सो ये इक्वेशन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए ओवर 4 पाई आर स्क्वायर एंड ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट को मैं 1/2 की फॉर्म में लिख रही हूँ एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को इंटीग्रेट करके मेरे पास 2 पाई ए वैल्यू आ रही है। ठीक, अब देखो बच्चे, आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई, राइट, ये पाई से पाई कैंसिल और ये बच रहा है खाली ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल और यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 के इक्वल, राइट। अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2, राइट, 1 प्लस 1/2 और ये बन जाएगा 3/2 के इक्वल। ठीक है, ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू एक पॉइंट P पे जो कि एक्सियल लाइन पर सिचुएटेड है इस करंट कैरिंग लूप से। ठीक है, और इस करंट कैरिंग लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू रहेगी इसके इक्वल। ठीक, अब देखो बच्चे, इसके बाद हम मान लीजिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी।
देखिए, आपके पास इस तरह से सर्कुलर लूप है, ठीक? हमने x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकाली है जो कि इस इक्वेशन के इक्वल आ रही है। अब हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो सेंटर पर x की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है? एट सेंटर ऑफ द कॉइल x बिकम्स 0। सो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करने पर आपके पास वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 0 रेज टू द पावर 3/2, ठीक है? अब यहाँ पे 0 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल्स टू, ये सेंटर पर आ रही है वैल्यू, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए रेज टू द पावर 3। स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये बना म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2a। ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है? अब देखो बच्चे, इसकी डायरेक्शंस हम देखेंगे कि डायरेक्शंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक? राइट। सो मान लीजिए बेटा, आपके पास इस तरह से एक सर्कुलर लूप है, ठीक है? जिसमें से करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? अब देखो बच्चे, यहाँ पे इस पोर्शन में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो करंट की डायरेक्शन के अलोंग मैंने अपने थंब को अलाइन किया और पाम इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, ठीक है? अब देखो बच्चे, पाम अपवर्ड डायरेक्शन में अलाइन है, यानी कि इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, राइट? अब देखो, इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है? इस कंडक्टर में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, पाम मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलाइन है, यानी कि इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, ठीक है? यानी कि इस तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस करंट कैरिंग एलिमेंट के अराउंड प्रेजेंट होंगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अंदर की तरफ करंट जा रहा है, यानी कि हमने अपने थंब को इनवर्ड डायरेक्शन में अलाइन करना है। पाम की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी कि इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है? अब इस पॉइंट पर इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि थंब को मैं इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करूंगी, इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन निकालना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी पाम की अलाइनमेंट रखूंगी, ठीक है? पाम अपवर्ड डायरेक्शन में अलाइन है, यानी कि इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ठीक है? तो यहाँ पे इस एलिमेंट की वजह से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, राइट? अब देखो बच्चे, इस तरह से देखिए, अगर आपके पास इस तरह से एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इस तरह से एमर्ज होती हैं और साउथ पोल पर जाकर मर्ज हो जाती हैं, राइट? यहाँ पे एमर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है और साउथ पोल पर जाकर मर्ज हो रही हैं, ठीक है? इस केस में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से मर्ज हो रही हैं, एंटर कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे साउथ पोल की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पे इस रीजन पे नॉर्थ पोल की ये रहेगी, ठीक है? पोल की फॉर्मेशन होगी, ठीक? तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपके पास एक लूप था,
जिसमें कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ आपने फिंगर्स को कर्ल करना है और जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को पॉइंट करेगा, राइट। अब देखो बच्चे, इस तरफ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो है और यहाँ पे नॉर्थ पोल की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगर आप इस रीजन से देखोगे तो इस रीजन पर देखने पर आपको इस वायर में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपीयर होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको साउथ पोल नजर आएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है तो यहाँ पे साउथ पोल की फॉर्मेशन होती है। आप इस ट्रिक से इस चीज़ को याद रख सकते हो। अगर आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे तो इस केस में यहाँ पे नॉर्थ पोल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करे तो वहाँ पे नॉर्थ पोल की फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पे, यहाँ से देखने पर, ठीक है, इस पार्ट से देखने पर आपको ऐसा अपीयर होगा कि इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे इस कॉइल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे साउथ पोल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, ठीक। अब देखो दूसरी बात, सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर जो आपके पास कॉइल है ना, कॉइल के सेंटर पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहती है। लेकिन जैसे आप दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। सेंटर पर मैक्सिमम होती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और जितना आप दूर जाते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। थैंक यू।